विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेज इट्स वैल्यू। यानी अगर किसी लक्ष्य को पाना है, किसी काम को करना है, तो उसके लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी जरूरी है दिमाग में। अगर ऐसा नहीं है तो वो लक्ष्य उतने ही समय में हासिल हो जाए, वो काम वैसे ही हो जाए जैसे होना चाहिए, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इज इंपॉर्टेंट और यूपीएससी ने 2023 का एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। मौका है इस सेंस ऑफ अर्जेंसी को लाने का, जो लोग 2023 को टारगेट कर रहे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले तो समझते हैं कि कैलेंडर में क्या क्या है, हमारे काम की बातें, और उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में ब्रॉडली आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर देखिए। शुरुआत हो रही है अदर एग्जाम्स से, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट। देन ये डेट्स रिजर्व करी है यूपीएससी ने अपने लिए कुछ फ्लैक्सिबिलिटी रखने के लिए। देन सीबीआई, डीएसपी, एलडीसी, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है सीबीआई एंड सीआईएसएफ के। उसके बाद एनडीए, सीडीएस एंड देन सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2023। नोटिफिकेशन निकलेगी 1 फरवरी को। उसके बाद 21 फरवरी 21 फरवरी 2023 वुड बी द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। 28 मई वो तारीख है जब आप प्रीलिम्स के मैदान में होंगे। तो इसको जरा लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन अब चलनी चाहिए। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं इस कैलेंडर में, तो आपको अदर एग्जाम्स दिखते हैं यूपीएससी जो कंडक्ट करती हैं, और यहीं पर आपको दिखेगा सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 15/9/2023, यानी कि सितंबर में होना है। 5 दिन एग्जाम चलेगा, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको रफली 3 मंथ 15 डेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीने 15 दिन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच लें कि मेंस की जो प्रिपरेशन है, ऑप्शनल को जो फाइन ट्यून करना है वो तो प्रीलिम्स के बाद करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, टॉपर्स वो ऐसा बताते हैं कि ऑप्शनल तो हमने प्रीलिम्स के बाद किया, लेकिन देखिए जो ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है उनकी किसी वजह से, एक्सपोजर से रहती है, स्ट्रेटजी उनकी काम कर जाती है। लेकिन आपको प्रिपरेशन को ऐसे लेकर चलना पड़ेगा कि 12 महीने में, नेक्स्ट 12 मंथ्स में यू आर रेडी इन इंटीग्रेटेड मैनर। चलिए समझते हैं कि अगले 12 महीने में अब आपको करना कैसे है। सबसे पहले तो पहले महीने में क्या करना है, फर्स्ट मंथ। माई मैसेज इज फॉर दोज जो कि अभी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में कि हाँ, अब आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। यू चूज कि हाँ, मुझे ये ही बनना है। ठीक है, देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप उसमें सटीक बैठ रहे हैं तब तक जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, जो भी आपका प्लानिंग है क्या सटीक बैठ रहा है। इसके बाद प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, स्ट्रक्चर क्या है विद इन दीज 3 स्टेजेस। साथ में नाउ चूज प्रिपरेशन। अब ये बात बड़ी गहरी है। मतलब क्या है, जब आप इस एग्जाम में उतरे हैं तो अब आप ये मत सोचिए कि डेली आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि मैं सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, नहीं चल रही हूं। चूज प्रिपरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका हर एक स्टेप उस टॉप की तरफ होगा, भाई आप एक मान लीजिए यू आर ट्रैवलिंग और आपको टॉप पे जाना है हिल के, तो यानी कि जाहिर सी बात है आपका हर एक स्टेप अगर ऊपर की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है आप वहां पर पहुंचेंगे। राइट, अब सबसे सटीक तरीका कौन सा हो सकता है उसके बारे में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन चूज प्रिपरेशन। सम स्टूडेंट्स रेजिस्ट प्रिपरेशन बट दे वांट रिजल्ट, यानी कि प्रिपरेशन को तो उनको ऐसा लगता है कि झेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उनको चाहिए नहीं। सबसे पहले तो आपको इस प्रिपरेशन के टाइम को आत्मसात करना होगा कि ऐसा मौका शायद लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा कि इतनी सारी डायमेंशन से आप एक्सपोज होंगे, इतनी सारी चीज़ों को आप समझेंगे। यूपीएससी का सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि वंस यू आर इन दिस प्रिपरेशन और आपने सिंसियरली अपना 1 साल दिया, तो यू विल टर्न आउट टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। 1 साल में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आप अपने आप में देखेंगे। राइट, अल्टीमेटली रिजल्ट अचीव करना है, बट चूज प्रिपरेशन।
लिख लीजिएगा इसको चाहे, जिससे दिमाग में आपके बैठ जाए, रेजिस्ट नहीं करना है, राइट। फर्स्ट मंथ में ही सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए अंडरस्टैंड डिमांड। डिमांड क्या है? कई स्टूडेंट्स सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते और वो बस कूद जाते हैं मैदान में, एंड समटाइम्स दे एक्चुअली रिमेन डिपेंडेंट ऑन कोचिंग मटेरियल और कोचिंग क्लासेस। देखिए, मैं इस बात को बहुत ही क्लियरली आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको डिमांड समझनी होगी, तभी आप कोचिंग की जो क्लास है, मटेरियल है, उसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। डिपेंडेंस से तो आदमी कमज़ोर बनता है ना। और आप देश चलाने वाली एक ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं, स्टीम सर्विस में, तो हाउ कैन एक्चुअली यू लीड देयर इफ यू नॉट लीडिंग इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो लीडरशिप लानी होगी, मीन्स यू शुड बी अहेड ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा आपको करना है, तो आपको उससे आगे रहना पड़ेगा। क्या है रास्ता आगे रहने का, उस पर भी हम बात करेंगे। सिलेबस को समझिए, हैव अ कॉपी ऑफ सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि जैसे मेंस में आपके जीएस के 4 पेपर्स हैं, तो यू शुड हैव सम 4 फाइल्स विद यू, ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स, और उसमें ना अंदर की तरफ से आप फ्रॉम इनसाइड यू जस्ट पेस्ट सिलेबस। और जब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो केवल वो सिलेबस नहीं जो यूपीएससी की वेबसाइट पर है, क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस इज इंडिकेटिव। एक वर्ड दे दिया, अब आपको समझना है कि उस वर्ड के क्या क्या मायने हैं, राइट। लेकिन जब आप थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे, मीन्स पहला यूपीएससी का सिलेबस ही ऑब्वियसली प्रिंट आउट करना है, राइट, या आपको देखना है डिटेल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और फिर एनालिसिस देखना है यूपीएससी के सिलेबस का, राइट। इससे किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस देख रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसा एनालिसिस देख रहे हैं कि अच्छा देखिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। नहीं, आप देखिए कि उस टॉपिक में कैसे ट्विस्ट और टर्न यूपीएससी ने डाले हैं उन क्वेश्चंस में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कोर करना है, राइट। जो लिखा है उसी को किसी ने आपको वीडियो में बता दिया कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन है, वो कौन सी बड़ी बात हुई, राइट। एनालिसिस करना है आपको, वेटेज किस टॉपिक का कितना रहा, कैसे यूपीएससी फ्लक्चुएट करती है, जैसे कि आपकी जो अपनी बोर्ड्स और जो ग्रेजुएशन वाली जो एक माइंडसेट होता है प्रिपरेशन का, उसमें बदलाव आ सके, बिकॉज यूपीएससी इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, राइट। तो इन 3 स्टेजेस से जाना है। उसके बाद जो आपने एनालाइज किया सिलेबस को, यानी कि एक वर्ड है, उस वर्ड में आपने ब्रेक किया कि अच्छा इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, उस सिलेबस को पेस्ट कर लीजिए अंदर की साइड से, और बहुत ही छोटा लिखिएगा कीवर्ड्स, राइट, जैसे कि आसानी से आप बार बार देख सकें, एक ही पेज में वो आ जाए। अब ये हमने क्यों फोल्डर्स की बात की, वो इस वजह से की कि जो भी करंट में अपडेशंस आएंगे आपको पता रहेगा कि अच्छा ये स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल लाया इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है, रेलवे स्टेशंस को की दशा दिशा बदलना चाहती है, और स्विस चैलेंज मॉडल चर्चा में था। तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा स्विस चैलेंज मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल वर्ड कहाँ है, अच्छा ये तो जीएस पेपर 3 में है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्विस चैलेंज मॉडल, टॉपिक क्या था, इन्वेस्टमेंट मॉडल, जो यूपीएससी ने लिखा है, ठीक है, आप उसमें उसको लिख लेंगे, राइट। तो ऐसे में उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, पूरे नोट्स नहीं, कीवर्ड की फॉर्म में, ठीक है, कीवर्ड की फॉर्म में, जैसे कि आप समझ लें, और उसको आप इस वाले फोल्डर में रख लेंगे। हफ्ते में 7 दिन है, 6 दिन तो आपको काम करना है, सीखना है, क्योंकि अभी आप शुरुआती फेज में हैं, राइट। लेकिन एक दिन आप रिफ्लेक्शन का भी रखें। उस दिन करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट से हम रिवाइज करेंगे, राइट, कि हमने क्या क्या पढ़ा था। करंट अफेयर्स में देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं हैं जितनी लगती हैं, क्योंकि अगर चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर में हो जाए ना तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहली महीने में तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई रिसोर्सेस। पढ़ना कहाँ से है, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे यू हैव टू रीड सो मेनी रिसोर्सेज, नहीं, फिक्स करना है सब्जेक्ट वाइज कि यार ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, दीज आर द बुक्स, ठीक है। तो उस बुक्स को सिलेक्ट करना है। करंट अफेयर्स के सोर्सेज को सिलेक्ट करना है कि ये न्यूज़पेपर में देखूंगा या फिर रेगुलरली
इस YouTube चैनल पर, जैसे कि स्टडी IQ पर भी अपडेशंस होते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ से मैं उसको अपडेट रखूँगा अपने आप को, राइट। और करना क्या है, ऐसा नहीं है कि प्रवचन देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स की वीडियो, नहीं नहीं, आपको पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि वीडियो देख ली, समझ में आ गई, 2 दिन बाद आपसे पूछा जाए कि क्या सीखा था इस टॉपिक पे, तो समटाइम्स स्टूडेंट आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस कि हमने अच्छा कौन कौन से की पॉइंट हमने सीखे थे। तो कैसे हो पाएगा आपके लिए आसान, जो आपको ये तरीका बताया था अभी, यानी कि करना क्या है, उसको उस फोल्डर में डाल लेना है जो भी आप सीख रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा भी अगर आप समय कहीं दे रहे हैं ना, तो वहाँ से खींचिए चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन के लिए। इट्स लाइक यू आर ऑन अ मिशन। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपका। इसके बाद जो 2nd से 5th मंथ है, उस बीच अब आप रीडिंग करेंगे फंडामेंटल बुक्स की भी और साथ में NCERTs की भी, राइट। अब आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को, जिससे कि बैलेंस आ सके। स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई मेंटोर है आपका, राइट। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग में पता होना चाहिए कि अच्छा दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस टाइम, इतने समय में ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ऐसे हो रहे हैं। तो वो आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये इस दिशा में मेरी प्रिपरेशन जा रही है और साथ में मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। समझ में आ रही बात। लेकिन NCERTs को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, इतने बेसिक क्वेश्चन कि बच्चे हवा में हैं और वो बेसिक क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, राइट। तो बेस जो है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, राइट। और बहुत ही आसान है आपके लिए। अगर आप मान लें आपने ये जो 2nd से 5th मंथ है, हालांकि इस जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिसोर्सेज को, तो उसमें NCERTs भी आइडेंटिफाई हो गई, तो आप अपना हफ्ते का टारगेट बनाकर कि भाई 2 चैप्टर मुझे पर डे करने हैं और उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप यहाँ पर आएंगे तब तक आपके पास NCERTs की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल बुक्स को आप रेफ़र करना स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लासेस के साथ, या जो आपकी स्ट्रेटजी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि मेंस के लेवल पर भी करंट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लेवल पर भी। मीन्स करंट अफेयर्स तो एक सिंक में रखना ही है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है इस दौरान आपको चूज कर लेना है कि अच्छा दिस इज गोइंग टू माय ऑप्शनल। कारण क्या है, मेंस के लेवल पर देखिए 1750 मार्क्स में से 500 मार्क्स के तो आपके ऑप्शनल हैं, राइट। तो यानी कि अगर आप टॉपर्स के मार्क्स एनालाइज करते हो तो ऑन एन एवरेज जीएस के 4 पेपर जो हैं उसमें ऑन एन एवरेज हमें दिखता है मार्क्स क्लोज थे। तो मेजर डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आया, ऑप्शनल से आया और एस्से से आया। तो ऑप्शनल वो एरिया है जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दोबारा एक वीडियो बनाई जाएगी कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, लेकिन अभी इस टाइम में आपको ऑप्शनल को चूज़ करना है, ये लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। इसके बाद इसी टाइम में ज़रा ध्यान रखिएगा, ये आपका लर्निंग कर्व है। जैसे ही बच्चा स्टार्ट करता है ना प्रिपरेशन, उसको इतनी चीज़ें नई नई मिलने लगती हैं, उसको लगता है अच्छा ये भी जान रहा हूँ, ये भी जान रहा हूँ, वो भी जान रहा हूँ। तो ऐसे में उसको लगता है कि सही चल रही है प्रिपरेशन, ठीक है। लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन वाली स्टेज है, ठीक है। मज़ा आएगा बहुत, आपको समझ भी बढ़ेगी आपकी चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको इस दिशा में जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 to 5 मंथ्स में तो आपका ये वाला पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। आप समझने लगते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर आपको एनालाइज करना है। जब एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा होगा कि आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, किसी न्यूज़पेपर में, अभी क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, अच्छा आप उसी से ज्ञान को ले रहे हैं, लग रहा है कि अच्छा यही तो है सच। लेकिन जब एनालिसिस वाली स्टेज पे आते हैं तो यू हैव सो मच नॉलेज कि अब आपको पता लग रहा है कि अच्छा इस वाले एडिटोरियल में ये वाले गैप्स हैं, ये वाली चीज़ें मेरे पास दूसरे एडिटोरियल से और दूसरे पर्सपेक्टिव से मैंने लिखी हुई अपने नोट्स में। समझ रहे हैं बात। और अल्टीमेटली आपको उस क्रिएशन वाली स्टेज पे आना है। क्यों? क्योंकि हमें इस नॉलेज का इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और मेंस में लिखने के लिए भी, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर जर्नी, ठीक है। इसके बाद 6 to 8 मंथ यहां पर जीएस की प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज एफर्ट्स इन ऑप्शनल, क्योंकि ये वो समय है कि अब एक्सेलरेटर पर फुल आपका प्रेशर हो जाना चाहिए ऑप्शनल के लिए, क्योंकि मैंने बताया ये एक डील मेकर होगा आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रोसेस ऑल्सो इन दिस, यानी कि यहाँ पर तो आंसर बिल्डिंग स्टार्ट होगी आपकी कि अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है आंसर की, कंक्लूजन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ब्रेविटी क्या होती है आंसर की, राइट।
कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस से आपकी मेरिट बननी है, राइट, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि उनका मेंस में स्कोर इतना अच्छा था कि इंटरव्यू में बिलो एवरेज भी मार्क्स मिले, तब भी उनकी रैंक 40। तो मेंस से मेरिट बननी है, क्योंकि प्रीलिम्स तो स्क्रीनिंग स्टेज है, उसके मेरिट में मार्क्स तो जुड़ने हैं नहीं। तो ऐसे में आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस करना होगा। जितने भी टॉपर्स हैं आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करिए अपनी वीकनेस को और शुरुआत कीजिए, वो मैटर करता है। शुरुआत में ऐसा भी होगा कि आपको पता है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दें बात के लिए। किसी मेंटर को चुनिए, अपने पीयर ग्रुप से भी ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति आपको हेल्प करता हो। स्टडी IQ पर भी आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का इनिशिएटिव चल रहा है, UPSC IQ नाम से, तो आप वहाँ पर, और दिस इज ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, तो ऐसे में वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। बीच बीच में गाइडेंस के लिए भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, उसकी भी टेंशन नहीं है, लेकिन कनेक्ट करिए अपने मेंटर्स से, कहाँ आप में गैप्स हैं प्रिपरेशन में। 9 to 12 मंथ्स, अब हम फाइनल लैप में पहुँच रहे हैं इस 12 महीने की जर्नी के। यहाँ पर थीमेटिक कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए आपके नोट्स का। यानी कि अब तक तो क्या चल रहा था कि वो एक सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच चल रही थी कि अच्छा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, अच्छा। लेकिन जब एग्जाम में जब UPSC क्वेश्चन पूछेगी तो कई बार चीज़ें इंटरलिंक होती हैं और कुछ थीम्स हैं वो उस साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो हम करंट अफेयर्स से एनालाइज कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे में अब थीमेटिक कंसोलिडेशन होना चाहिए आपके नोट्स का। जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उस पर आपके पॉइंट्स ऐसे रेडी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, प्रीलिम्स का बनाया जाए या मेंस का बनाया जाए, यू हैव सफिशिएंट कंटेंट विथ यू, ओके। टेस्ट सीरीज इस दौरान आपको शुरू कर देनी चाहिए। अपडेशन लगातार इस टाइम पर होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब मैं थीमेटिक कंसोलिडेशन कह रहा हूँ नोट्स की, तो एक तो है आपके डिटेल नोट्स, लेकिन इस दौरान आपका विशेष फोकस होना चाहिए फुट नोट्स पे। यू शुड हैव फुट नोट्स। जैसे कि चंद्रमोहन गर्ग, ऑल इंडिया रैंक 25, उनसे पूछा गया कि भाई मेंस के अपने नोट्स दिखाइए, तो पूरे पेपर्स के नोट्स उन्होंने इतने से पार्ट में कंप्लीट कर दिए। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसे ही करना होता है, क्योंकि लास्ट स्टेज पर आपके पास नहीं समय होगा कि हर एक सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स आप देखेंगे। तब तक आप में समझ बन जानी चाहिए कि अच्छा ये थीम्स हैं इस वाले टॉपिक से, इस वाले सब्जेक्ट से, राइट। ये कंटेंट है जो मुझे स्कोर कराएगा। लेकिन वो कैसे पता लगेगा? जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, पता लगता रहेगा कहाँ कहाँ खामियां हैं, राइट। तो ये एग्ज़ाम जो है ना, वो केवल नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये पर्सनालिटी का एग्ज़ाम है। और आप लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं देश की, तो लीडर्स कौन होते हैं? जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टास्क है, ये टाइम है, ये रिसोर्सेस है, और अब वो स्ट्रेटजी बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। तो स्ट्रेटजी ये मैटर करता है, राइट। एग्जीक्यूशन ये मैटर करता है। सॉल्यूशन हर चीज़ का है। कई बार ऐसा होता है आपने प्लान बनाया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा प्लान बनेगा, कुछ खामी होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपनी टीचर्स से कनेक्ट कीजिए, फैकल्टीज से कनेक्ट कीजिए, रिजॉल्व करिए इस इशू को और आगे बढ़िए। लेकिन स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपको ये कुछ क्लैरिटी मिली होगी इसमें, राइट। ये PDF अपलोड हो जाएगी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में। आप में से अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो इस इंस्टा हैंडल पर भी जुड़ सकता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।